हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं शाइना परमार। आज हम पढ़ने वाले हैं बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, वो है मौर्यन एम्पायर, जिसमें हम पहले पढ़ेंगे कि उनके सोर्सेज क्या हैं, कैसे हमें पता चलता है कि मौर्य वंश क्या था, ठीक है। और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि उनके कौन कौन से राजा हुए हैं, उन्होंने क्या क्या काम किए हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे उनका एडमिनिस्ट्रेशन। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं उसकी इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलती है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो हमारे पास एशियन इंडिया का जितना भी लिटरेचर है वो सारा साहित्यिक रूप से लिखा गया है, उसमें इतिहास की शायद कम ही बात की गई है। तो उसमें फ़र्क क्या है कि जितना भी कुछ लिखा गया है वो किसी के कहने पर उसके लिए लिखा गया है, तो उस हिसाब से लिखा गया है जिसमें हमें सच्चाई कम मिलती है। तो जितना हम पढ़ चुके हैं पीछे, उसमें हमारे पास जो सोर्सेज हैं वो सारे लिटरेचर बेस पे हैं। इसमें हमारे पास कुछ बदलाव है, इसमें हमारे पास कुछ हिस्टोरिकल बेस के भी सोर्सेज हैं, लेकिन हम फिर भी उन पे विश्वास नहीं कर सकते क्योंकि शायद राजा ने ही खुद उनको बोला है वो लिटरेचर लिखने के लिए, लेकिन जो किसी दूसरे द्वारा लिखा गया है उसके ऊपर हम विश्वास कर सकते हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं मौर्य वंश में लिटरेचर के बारे में कि कौन से सोर्सेज हैं, लिटरेचर है या कोई ऐसी चीज़ जिसे पढ़ने से हमें पता चल रहा है या देखने से पता चल रहा है कि ये वंश कैसा रहा होगा। जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता में हमने उनके जो मिले हुए खंडर हैं उनसे उनके इतिहास के बारे में जाना है। यहाँ पे भी हम कुछ देखते हैं फ़र्क क्या है। तो ये है मौर्यन एम्पायर। हमारे पास सबसे पहले जो सोर्स आता है वो है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र एक बुक है जो हमें 1909 में मिली, और ये बुक किसकी लिखी हुई है? ये लिखी गई है कौटिल्य की। ये देखिए हमारे पास कौटिल्य के दो नाम हैं, एक है चाणक्य और एक है कौटिल्य, दो नामों से जाना गया है। तो आप अर्थशास्त्र कौटिल्य का भी लिख सकते हैं, अर्थशास्त्र चाणक्य का भी लिख सकते हैं। इस पुस्तक की खासियत क्या है? ये सारा जो लिटरेचर इस बुक में है वो सारा राजनीतिक बेस के ऊपर लिखा गया हुआ है कि राजा कैसा होना चाहिए, उसका साम्राज्य कैसा होना चाहिए, उसको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमारे पास एक अर्थशास्त्र नामक किताब है। ये माना गया है, इसके 15 भाग हैं, 180 उपभाग हैं और उसमें 6000 श्लोक है। तो ये इसकी खासियत है। इस बुक में बहुत सी बातें लिखी हुई हैं। इस बुक के बारे में बहुत सारे अलग अलग मतभेद भी हैं। तो फिर वही बात आ जाती है, क्योंकि बहुत पुरानी किताबें हैं और जिसने लिखी है उसका नाम नहीं है, उसने अपना जिक्र नहीं कर रखा, उसने किसी राजा का नाम नहीं लिखा, उसने अपनी पोस्ट का नाम नहीं लिखा है। तो हर एक इतिहासकार अपने अपने अलग अलग मतभेद दे रहा है। कोई बोल रहा है कि ये किताब कौटिल्य ने लिखी ही नहीं है, कोई कह रहा है कि कौटिल्य तो मंत्री ही नहीं है, कोई कह रहा है कि किसी की किताब को कौटिल्य ने अपने नाम से बना दिया है। तो इसके बारे में हम कहीं भी 100% नहीं बोल सकते ये इसी का ही है। तो इतिहासकार हमेशा खोज करते रहते हैं और नई नई बातें हमारे आगे लेके आते हैं। तो इस बुक में लिखा क्या हुआ है? राजा के बारे में लिखा है। राजा कैसा होना चाहिए? राजा निरकुंश नहीं होना चाहिए, जनता का पालक होना चाहिए। उसके बारे में इस किताब में लिखा है कि उसको अपनी प्रजा का ध्यान रखना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जो राजा है वो निरकुंश नहीं होना चाहिए। जैसे हमने अभी मोनार्की सिस्टम पढ़ा था, तो वो ये कहते हैं कि जो राजा है वो निरकुंश नहीं होना चाहिए, उसे अपनी जनता का ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा ये कहा गया है कि उसे, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर ब्राह्मण है तो उसने कोई गुनाह किया तो उसको सज़ा नहीं मिलनी, तो ये भी कहा गया कि उसका भी सज़ा का प्रावधान होना चाहिए। इसके अलावा इस बुक में लिखा हुआ है कि राजा के 18 डिपार्टमेंट हैं, भाग। उन 18 डिपार्टमेंट्स में आगे मंत्री होने चाहिए, और उन मंत्रियों के जो उन्होंने यहाँ तक ये भी मेंशन किया है कि आखिर उनको सैलरी कितनी मिलनी चाहिए। तो कौटिल्य लिखता है कि जो सबसे बड़ा मंत्री है उसे 48,000 पण, उस वक्त जो करेंसी है उसे बोला जाता था पण, जैसे हम रुपया बोलते हैं, तो उसे 48,000 पण मिलने चाहिए। वो जो एनुअल, एक साल में इतना सैलरी उसका जरूर होना चाहिए। और जो सबसे छोटी पोस्ट पे काम कर रहा है उसे कम से कम 60 पण जरूर मिलने चाहिए एक साल के, उस वक्त की जो उनकी करेंसी है उसके अकॉर्डिंगली। फिर उन्होंने ये भी बताया है कि राजा के पास उसके मंत्री होने चाहिए, राजा को खुद हर चीज़ का डिसीजन नहीं लेना चाहिए, अपने मंत्रियों की भी सहायता लेनी चाहिए। सबसे बड़ी बात कही गई है कि राजा के जासूस होने चाहिए, ऐसे जासूस जो कि जासूस को भी दूसरे जासूस का पता ना हो। ऐसे जासूस होने चाहिए जो राजा को अपने उसके पूरे इलाके की खबर दे सके। और उससे भी बड़ी बात ये कहा गई है कि राजा को टैक्स लेने का अधिकार है, कर लेना राजा का अधिकार है, क्योंकि वो प्रजा का पालक है, तो उसको टैक्स लेना जरूरी है, उसका अधिकार है।
इसके अलावा इसमें यह भी कहा गया है कि शांति जरूरी है, राज्य में शांति हो, लेकिन युद्ध भी उतना ही जरूरी है। तो राजा को समय समय पर युद्ध भी करते रहना चाहिए। और इस बुक में और भी कई कुछ लिखा है, जैसे कि ये बात भी कही गई है कि राजा को हमेशा स्त्रियों का ध्यान रखना है, उसके राज्य में स्त्रियों के साथ बुरा व्यवहार ना होता हो। इस तरह की हजारों बातें जो हमारे पास इस अर्थशास्त्र में लिखी गई हैं, जिसमें ये माना गया है कि जो कौटिल्य है, जिसको हम चाणक्य भी बोलते हैं, और आपने कई बार सुना भी होगा, जब कोई बहुत ही कूटनीति चाल के साथ चलता है तो उसको बोलते हैं ये चाणक्य नीति है, कूटनीति है राजनीति में। तो कैसे राजा ने अपने दरबार में काम करना है, कैसे उसने पूरे साम्राज्य को चला के रखना है, ये सारा किसे करना है, ये उसने अर्थशास्त्र में लिखा है। ये माना गया है कि कौटिल्य जो था वो एक ब्राह्मण था, और जब उसे नंद वंश में अपमानित कर दिया गया तो वहां से वो निकला और उसने ये फैसला लिया कि वो अब नंद वंश के मुकाबले एक ऐसा व्यक्ति जो है खड़ा कर देगा जो कि साम्राज्य को बना देगा। तो उस कौटिल्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया, और मौर्य वंश का जो संस्थापक है चंद्रगुप्त मौर्य, वो किसकी वजह से राजा बना, कौटिल्य की। तो सही मायने में हम फाउंडर बोल सकते हैं मौर्य वंश का कौन है, जो फाउंडर है वो कौटिल्य ही है, क्योंकि उसकी सहायता से ही चंद्रगुप्त मौर्य वो राजा बना। तो जो पहला राजा है मौर्य वंश का वो है चंद्रगुप्त मौर्य, लेकिन हम कौटिल्य को वहां पे भूल नहीं सकते। प्रधानमंत्री माना गया है ये मौर्य वंश का। दूसरी हमारे पास जो सोर्स है वो है इंडिका, बुक का नाम है इंडिका, ये लिखी है मैग्स्थनीज ने। मैग्स्थनीज कौन है, ये एक यूनानी यात्री था, जैसे कि वहां का राजा था यूनान का सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर ने अपना एक राजदूत, एम्बेसडर था ये, भारत में भेजा। तो ये यहाँ पे आया, और यूनान में शायद उस वक्त इतिहास लिखने का लोगों को शौक था, वो लिखते थे, लिटरेचर लिखते थे। भारत में भी ये प्रथा प्रचलित नहीं थी। तो मैग्स्थनीज ने जो बुक लिखी है उसका नाम है इंडिका। ये जो बुक है उसकी ओरिजिनल कॉपी तो हमें नहीं मिलती, लेकिन इसकी बातों को दूसरी किताबों में लिखा गया है, वहां से हमें पता चलता है कि आखिर इंडिका में क्या बात की गई है। तो ये इस इंडिका जो मैग्स्थनीज की इंडिका बुक है, इसमें अंदर क्या बातें लिखी गई हैं हम ये भी पढ़ेंगे इसमें। तो इसमें ये उसने लिखा है कि जो राजा है वो काफ़ी महान है, उसके पास अंगरक्षक हैं, स्त्रियां भी अंगरक्षक हैं और मर्द भी अंगरक्षक हैं। इसके अलावा उसने कहा है कि राजा की गद्दी उसके पुत्र को ही मिलती है। राजा को शिकार खेलने का शौक है, वो घोड़े पे भी घूमता है, वो हाथी पे भी घूमता है, वो युद्ध भी करता है। ये भी उसने कहा है कि वो जब जनता में वो अपना शाही जुलूस लेके निकलता है, उस वक्त उसको जुलूस बोला जाता था, शानो शौकत से निकलता है, तो वहां पे जो पालकियां हैं, सोने की पालकियों में सवारी की जाती है। ये भी उसने इस बुक में लिखा है कि लोगों के जो वस्त्र हैं उन पे सोने की तारों की कढ़ाई है, कीमती पत्थर लगे हुए हैं। यानी कि वो ये बताना चाहता है कि भारत बहुत अमीर है, राजा की शानो शौकत का कोई मुकाबला नहीं है। बड़े बड़े भवनों की बात की है, भवनों के अंदर डेकोरेशन की बात की है। इसके अलावा उसने ये भी कहा है कि उस वक्त राजा ने अपने साम्राज्य को अलग अलग हिस्सों में बांटा हुआ है। उसने उसके 6 मंडल बताए हैं, उसका साम्राज्य कैसे चलता है इन 6 सोसाइटीज से। और उसने ये भी बताया है कि उसके पास उस समय में 7 जो है कास्ट सिस्टम है, श्रेणियां जिसको बोला गया है। तो हम उनके बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं। इसके अलावा उसने ये भी कहा है कि भोजन अच्छा लोग करते हैं, सरल भोजन करते हैं, हर उत्सव को मनाते हैं, खूब शानो शौकत से जीवन व्यवहार करते हैं, और बहुविवाह की प्रथा प्रचलित है, एक से ज्यादा शादियां करते हैं। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो मैग्स्थनीज ने इंडिका में लिखी हैं। उन बातों को डियोडोरस नामक व्यक्ति ने अपने यूनानी ग्रंथों में मैग्स्थनीज की बातों को कोट किया है, यानी उठा के अपने ग्रंथों में मेंशन किया है कि ये बातें मैग्स्थनीज ने लिखी हैं। तो जो डियोडोरस है उसके इतिहास को पढ़ने से, ग्रंथों को पढ़ने से हमें पता चलता है कि मैग्स्थनीज क्या कह रहा है। तो ये हमारे पास हैं 6 उनकी सोसाइटीज, 6 उनके विभाजन किए हुए हैं। 30 मेंबर हैं इसमें, टोटल 30 मेंबर्स की कमेटी है, तो उसके आगे ये 6 भाग हैं। उनमें से जो 30 मेंबर्स हैं उनको 5-5 करके डिवाइड कर दिया है 6 उनकी कमेटियों में। तो पहली है औद्योगिक कमेटी, उद्योगों का सारा ध्यान रखना, कैसे उद्योग होने चाहिए, उद्योगों में क्या होना चाहिए। दूसरी है विदेशी प्रबंध। सो विदेशों से बहुत लोग आ रहे थे उस वक्त, कौन लोग आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, क्या सब जो यहाँ पे आए वो सुरक्षित हैं, कोई बीमार तो नहीं है, किसी की मृत्यु तो नहीं हो गई। तो ये सारा ध्यान किसने रखना है, विदेशी प्रबंध ने। फिर है जन्म मृत्यु, कितने लोग पैदा हुए हैं, कितनी की मृत्यु हो गई है, तो ये जन्म मृत्यु जो कमेटी बनाई गई है वो उसका ध्यान रखेगी, जिसे हम
जनगणना कमेटी कहते हैं। उसके बाद है व्यापार। तो व्यापार कैसे करना है, व्यापार एंड वाणिज्य, इसको इकट्ठा लिख सकते हैं। कहाँ कहाँ व्यापार करना है, किस चीज का व्यापार करना है, और उसमें से कैसे पैसा हमने कमाना है, कितना पैसा कमाना है, ये सारा कहाँ है, व्यापार और वाणिज्य में इसको हम लिखते हैं। उसके बाद है कानून। साम्राज्य में कानून कैसा होना चाहिए, ये बड़ा ही जरूरी है। तो मैग्स्थनीज ने ये बताया है कि उस समय एक ऐसी कमेटी थी जो कानून का प्रबंध बना के रखती थी। तो क्योंकि कानून बना होगा तो साम्राज्य में जो है शांति व्यवस्था रहेगी। और नेक्स्ट कमेटी है धर्म शुल्क की। तो धर्म से रिलेटेड कौन से उत्सव में कितना शुल्क लोगों से लेना है और उत्सव को कैसे मनाना है, तो ये उनकी 6 कमेटियां हैं। उसके बाद हमारे पास है 7 उनकी श्रेणियां। कैसी श्रेणियां, यानी कास्ट सिस्टम है शायद। तो जो मैग्स्थनीज है उसने उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कास्ट का वर्णन नहीं किया या आर्य अनार्य का वर्णन नहीं किया, उसने कुछ और ही वर्णन किया है, वो है 7 श्रेणियां। तो वो कहता है एक श्रेणी है दार्शनिक, पढ़े लिखे लोग हैं, उनकी एक अलग ही श्रेणी है, वो अलग हिसाब से रहते हैं। जो जैसे हम बोल सकते हैं ब्राह्मण लोग हैं, संस्कृत भाषा का ज्ञान रखते हैं और ग्रंथ लिखते हैं। दूसरी है श्रेणी किसान, किसान जो खेतों में काम करते हैं, तो उनका तो ये काम है और ये सबसे महत्वपूर्ण श्रेणी है। फिर है गडरिये जो पशुओं को चराते हैं, तीसरी श्रेणी उसने ये कही है। चौथी उसने कारीगर कही है। कारीगर हमें पता है जो हर चीज को बनाते हैं वो कारीगर है, बर्तन से लेके, कपड़ों से लेके, गहनों से लेके, हर तरह का जो काम करते हैं वो कारीगर है। फिर उसने एक श्रेणी बताई है सेना की। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सेना में भर्ती होते हैं, यानी कि वो ये बताना चाहता है कि ये सारे जो काम है ये उस समय की जातियां हैं, ये श्रेणियां हैं। हालांकि हमें पता है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र उस वक्त हमारे जाति प्रथा चल रही थी, लेकिन शायद मैग्स्थनीज ये गैस नहीं कर पाया कि ये लोग जो हैं वो अपने आप को ब्राह्मण कहते हैं, जिसको उसने दार्शनिक बोल दिया, और जो सेना में है वो क्षत्रिय कहते हैं, जिसको उसने सेना का नाम दिया। उसके बाद है ओवरसियर्स, जांच पड़ताल करने वाली। ओवरसियर वालों के क्या काम है, जांच पड़ताल करना, सारा ध्यान रखना राज्य में क्या हो रहा है, कितना पैसा आ रहा है, कितना जा रहा है, यानी उसका कोई टैक्स को संभालने वाला जो मंत्री है, तो वो जांच पड़ताल का नेक्स्ट श्रेणी है। इसमें जो लोग काम करते थे उसको इस श्रेणी का नाम दिया है। और सातवां है निर्धारक या सभासद, जो निर्धारण करेंगे कि आखिर राज्य में क्या होना है, सभा में क्या होना है, राजा को क्या करना है, तो ऐसी उसने 7वीं श्रेणी बताई है। तो ये उसकी 7 श्रेणियां हैं। मैग्स्थनीज ने अपनी बुक में इसका वर्णन किया है, जिसके हिसाब से वो समझा रहा है कि भारत का ये सारा सिस्टम है। तो भारत के बारे में बहुत सारी जानकारी हमें मौर्य वंश की कहाँ से मिलती है, मैग्स्थनीज की बुक इंडिका से। उसके बाद हमारे पास कुछ मौर्य साम्राज्य का और भी है ऐसा सोर्स जो हमें बताते हैं। सबसे पहले आते हैं, 3rd पॉइंट है अशोका एडिक्ट्स। मैंने आपको सबसे पहले ये पढ़ाया था कि रॉक एडिक्ट्स एंड इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं। तो चट्टानों पे जो लिखा गया है, शिलालेखों पे जो लिखा गया है, ऐसा अशोक ने बहुत कुछ लिखवाया अपने समय में। उसने अपने धर्म के बारे में, बुद्ध धर्म के बारे में, अपने बारे में, अपने युद्धों के बारे में, जो कुछ भी उसने रॉक एडिक्ट्स, पत्थर की शिलाओं पे लिखा दिया या छोटी शिलाओं पे लिखा दिया या पिलर्स ही बना दिए, वहां पे कुछ लिखवाया, तो वो सारा उसका है अशोक का रॉक एडिक्ट्स। तो ऐसे 14 रॉक एडिक्ट्स हमारे पास हैं, जिसमें अशोक के समय का, अशोक के पहले समय का, मौर्य वंश का बहुत सारा हमें इंफॉर्मेशन मिलता है। उसके बाद हमारे पास एक और एडिक्ट आता है, शिलालेख आता है, वो है जूनागढ़ का शिलालेख। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। रुद्रादमन ने ये शिलालेख बनवाया है। वो एक अलग अपने इलाके में राज करने वाला एक वंश है, जो कि मौर्य वंश के बारे में भी हमें जानकारी देता है। तो वो है रुद्रादमन का जूनागढ़ अभिलेख। उसके बाद है बुद्धिस्ट लिटरेचर। हमने पढ़ा भी है बुद्ध धर्म और जैन धर्म जो हैं एक लंबे समय तक चलते रहे। तो मौर्य वंश के समय में भी बुद्ध धर्म और जैन धर्म का प्रभाव था। हालांकि जैन धर्म का इतना प्रभाव नहीं था, लेकिन बुद्ध धर्म का काफी प्रभाव था। तो बुद्ध धर्म में उस समय लिखे गए दीपवंश और महावंश, ये 2 ग्रंथ हमें मौर्य साम्राज्य की जानकारी देते हैं। और जातक कथाएं जो महात्मा बुद्ध से संबंधित हैं, इन कथाओं में भी मौर्य वंश की काफी बात की गई है। राजा के बारे में बात की गई है, उसके पुत्रों की बात की गई है, शासन प्रबंध की बात की गई है। तो जहां से हम अंदाजा लगाते हैं कि शायद ऐसा होगा राजा, ऐसा होगा वंश। उसके बाद है हमारे पास एक और पुस्तक है, वो है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस हालांकि लिखी गई है मौर्य वंश के काफी समय बाद, गुप्त वंश में, लेकिन लिखी किसके बारे में गई है, मौर्य वंश के पहले राजा के बारे में, जो है चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जो बुक लिखी गई है वो है मुद्रा राक्षस। इसे लिखा है विशाखा दत्त ने।
विशाखादत्त की ये पुस्तक बहुत ही मशहूर है, मुद्रा राक्षस। इसमें वो बताता है कि कैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश का खात्मा किया। तो जब हम आगे पढ़ने वाले हैं चंद्रगुप्त मौर्य, तो हम देखेंगे कि नंद वंश क्या था और उसको कैसे खत्म किया गया। तो ये मुद्रा राक्षस भी काफी महत्वपूर्ण सोर्स है। उसके बाद है पुराण। पुराण लिखे गए हैं और इन पुराणों में जो ब्राह्मणों के द्वारा लिखे गए हैं उसमें हिंदू धर्म में लिखे गए हैं। इन पुराणों में मौर्य वंश के सभी राजा और उनके टाइम पीरियड की बात की गई है। तो बड़े ही महत्वपूर्ण है हमें ये मौर्य वंश की जानकारी देने के लिए। फिर उसके बाद है सिल्वर एंड कॉपर पंच मार्क्ड कॉइन्स, यानी सिक्के। उस वक्त जो कॉइन्स बने वो सिल्वर में थे और कॉपर में थे, ठीक है। तो वो चांदी के और तांबे के जो सिक्के हैं हमारे पास, वो बड़े ही महत्वपूर्ण सिक्के हैं। और ये माना गया है कि ये जो सिल्वर और कॉपर कॉइन पंच मार्क्ड है, उसमें मार्क कर दिया जाता था पंच मशीन के साथ, स्टैंप लग जाती थी, मोहर लग जाती थी उसके ऊपर। तो उस पर कई जगह पे इन राजाओं की बात की गई है। इनसे बहुत कुछ हमें जानकारी मिलती है, थोड़ी बहुत जो समय ऊपर मैक्सिमम जितना लिखा जा सकता है, तो इन सिक्कों को देख के पता चलता है। और हमारे पास लास्ट है NBPW। क्या है NBPW? वेरी इंपॉर्टेंट है, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। नॉर्दर्न ब्लैक, उत्तर के जो ब्लैक पॉलिश्ड, काले रंग की पॉलिश के साथ बना हुआ सामान है, वो चाहे बर्तन हो या गहने हो, जो भी हमें उस समय का जो सामान मिला है, जो मटेरियल हमें मिला है, उसमें की चीजें मिली हैं, उसको बोला जाता है NBPW, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। तो बर्तन देखना, वो भी पूरे काले रंग की पॉलिश से बने होंगे। तो ऐसा बहुत सारी चीजें हैं जो हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी देती हैं। तो सिर्फ उनके लिटरेचर को पढ़ना ही उस वंश के बारे में जानकारी प्राप्त करना नहीं है, उस समय की मिली हुई चीजों को देख के अंदाजा लगाना कि वो कैसी टेक्निक रखते थे, उनकी पॉलिश का क्या ढंग था, टेक्नोलॉजी कैसी थी, क्या क्या बना लेते थे। हालांकि हमें उनके शायद घर नहीं मिले इसलिए क्योंकि वो लकड़ी के बने होते थे, लेकिन उनके जो बर्तन मिले हैं, सिक्के मिले हैं, उससे भी हमें मौर्य वंश के उस साम्राज्य का पता चलता है कि किस तरह का था ये मौर्य वंश। तो इस मौर्य वंश में जैसे कि हम उन राजाओं के बारे में पढ़ेंगे, तो हमें ये पहले क्लियर होना चाहिए कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमें उस एम्पायर के बारे में जानकारी देती हैं। तो ये है हमारा लिटरेचर, इसे आप अच्छी तरह से नोट करें। इसके अलावा बहुत कुछ हम साथ साथ पढ़ते रहेंगे, जिसमें एडिशन करते रहेंगे, लेकिन इतनी बातों का हमें जरूरी है कि ज्ञान हो कि आखिर जिसे हम पढ़ने जा रहे हैं उसके बारे में जानकारी देने वाला कौन था। थैंक यू सो मच।